जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। आइए हम समझते हैं क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश भर में क्यों इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे रद्द कर दिया है। उसके बाद से हम समझेंगे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। उसके बाद से हम समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरह किसी पार्टी को चंदा मिलता है। उसके बाद से हम समझेंगे कि क्या कोई विदेशी कंपनी भी भारत के किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। उसके बाद से हम समझेंगे कि भारत के कौन कौन से लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। आइए हम समझते हैं क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2017 में हुई थी और 2018 में कानून बनाकर पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही भारत के राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिंदी में अर्थ होता है इसका चुनावी चंदा। आइए अब हम समझते हैं कि भारत के किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलता है। तो भारत के केवल उसी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलेगा कि जो पार्टी पिछले विधानसभा में या लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मत का 1% तक मत प्राप्त किया होता है, तो उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिल सकता है। अब हम समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन कौन से लोग खरीद सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी SBI के चुनिंदा शाखा से इसे खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मूल्य 100 के मल्टीपल में होता है, जैसे कि सबसे छोटा इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, उसके बाद से 10,000, उसके बाद से 1 लाख, उसके बाद से 10 लाख, उसके बाद से 1 करोड़, उसके बाद से 10 करोड़ के मूल्य का होता है। इसकी अवधि मात्र 15 दिन तक होती है। कोई भी व्यक्ति या पार्टी, कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदता है तो उसको 15 दिन के भीतर ही उसे 15 दिन के भीतर ही उस पार्टी के कार्यालय में जाकर उसे जमा करना होता है। और इसे खरीदने के लिए एक और भी कंडीशन होता है कि जो भी व्यक्ति या कंपनी खरीदेगा उसे भारत के किसी भी बैंक में उसका खाता होना चाहिए और उस खाते का क्या होना चाहिए, KYC होना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A का जो सूचना के अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। आइए हम समझते हैं क्या है अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A को समझने से पहले हमें समझना होगा भारत के मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारत के मौलिक अधिकार की चर्चा भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। आइए अब हम समझते हैं क्या है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ साथ 6 अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जैसे कि अनुच्छेद 19 के A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19 के A में ही प्रेस की स्वतंत्रता है, 19 के A में ही सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता है, 19 के B में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, 19C में संघ व सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है और 19D में भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता है, 19E में भारत के किसी भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता है, 19F में भारत के किसी भी राज्य में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आइए अब हम समझते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। तो 2024 के लोकसभा में सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, 6060 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है। उसके बाद से TMC को मिला है 1620 करोड़ की चंदा। उसके बाद से कांग्रेस को मिला है 1421 करोड़ की चंदा। इसी तरह भारत के अन्य पार्टियों को भी चंदा मिला हुआ है। अब हम परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को अकेले 56% चंदा मिला है। उसके बाद से TMC को लगभग 13% चंदा मिला है। उसके बाद से कांग्रेस को 11% चंदा मिला है। इसी प्रकार अन्य पार्टियों को भी चंदा मिला है। आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। आइए अब हम समझते हैं कि क्या कोई विदेशी कंपनी भी के माध्यम से भारत के किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा मिल सकता है। तो यदि कोई विदेशी कंपनी है, उसका मदर सेल कंपनी भारत में है, तो उसके जरिए भारत के किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा मिल सकता है। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।